अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन होती क्या है और इसके कौन कौन से मार्क्स हैं जो पंक्चुएशन में यूज़ होते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। पहले आज हम रूल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे पंक्चुएशन के हवाले से। सबसे पहले पंक्चुएशन है क्या? पंक्चुएशन इज़ द यूज़ ऑफ मार्क्स such as full stop, comma and brackets used in writing to separate sentences and their elements and to clarify meaning. These are 14 in number. ये डिफरेंट किस्म के मार्क्स हैं जो कि सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए और उनके मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये कितने हैं नंबर में? 14 है नंबर में, यानी कि टोटल ये 14 पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनको डालकर हम अपनी टेक्स्ट में क्लैरिफिकेशन पैदा कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के मीनिंग में क्लैरिफिकेशन पैदा कर सकते हैं, उनको क्लियरली बयान कर सकते हैं। हम जो बात कहना चाहते हैं उसको हम अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं और इन पंक्चुएशन मार्क्स को हमने अपने सेंटेंसेस में, अपनी राइटिंग में यूज़ करना होता है। जैसे कि कहीं अगर हमने रुकना है, पास देना है, तो हम कॉमा लगाएंगे। जहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो रही है तो हम उसको फुल स्टॉप के साथ जो है एंड करेंगे। और कहीं पर हम किसी बात को किसी दूसरे शख्स की बात को एज इट इज़ लिखना चाहेंगे तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। और अगर हम किसी चीज़ को सेपरेट करना चाहेंगे या हाईलाइट करना चाहेंगे तो हम उसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ये तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन से मार्क को किस जगह पे किस तरीके से यूज़ करना है और इनके क्या मीनिंग्स हैं या इनका क्या रूल है, किस जगह पे हमने इनको किस तरह से यूज़ करना है और डालना है। 14 पंक्चुएशन मार्क्स इंग्लिश ग्रामर के कौन से हैं? देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। कॉमनली इंग्लिश ग्रामर में 14 मार्क्स या 14 पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं। दे आर द पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कॉमा, सेमीकोलन, colon, dash, hyphen, parenthesis, brackets, braces, apostrophe, quotation marks and ellipses. पीरियड से क्या मुराद है? जिसे हम आम जबान में फुल स्टॉप कहते हैं। अमेरिकन लैंग्वेज में इसको जो डॉट हम डालते हैं, एक अपनी बात के ख़त्म होने पर जो डॉट डाला जाता है उसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको फुल स्टॉप कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में हम उसको पीरियड कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फुल स्टॉप, क्योंकि हम इसको ब्रिटिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप कहते हैं। पीरियड या फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है इसको, कॉमा, सेमीकोलन, colon, dash, hyphen, parenthesis, brackets, braces, apostrophe, quotation mark and ellipses. Following their correct usage will make your writing easier to read and more appealing. अगर आप इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा ईजियर बना देगा, बहुत क्लैरिफाई कर देगा और ज़्यादा अपीलिंग बना देगा, यानी कि इसको रीड करने वाला उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। सेंटेंस एंडिंग सबसे पहले है क्या है? सेंटेंस एंडिंग के लिए 3 ऑफ द 14 पंक्चुएशन मार्क्स आर अप्रोप्रिएट फॉर यूज़ एज सेंटेंस एंडिंग। 14 में से 3 ऐसे हैं, एज मार्क्स ऐसे हैं जो कि सेंटेंस के एंडिंग पर ही यूज़ होते हैं। सेंटेंस जब एंड हो रहा होता है या ख़त्म हो रहा होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फुल स्टॉप आ गया, जैसे हमने यहाँ पर भी एंडिंग्स के बाद फुल स्टॉप डाला है। दे आर द पीरियड, वो क्या है? दे आर द पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो ये कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है और एक्सक्लेमेशन पॉइंट है। पीरियड क्या है? द पीरियड इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। पीरियड क्या है? पीरियड वो है जो कि किसी
सेंटेंस के एंड पर, उसके इख्तिताम पर जो है वो डाला जाता है। द पीरियड इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेयर जिसमें हमने कोई बात डिक्लेयर कर दी हो, या स्टेटमेंट या हमने कोई स्टेटमेंट दी हो। थॉट टू बी कंप्लीट जिसमें वो बात, वो थॉट, वो सेंटेंस कंप्लीट हो चुका हो। एंड आफ्टर मैनी एब्रीविएशंस, और बहुत सारे एब्रीविएशंस के बाद भी हम फुल स्टॉप या पीरियड डालते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फुल स्टॉप का क्या रोल है, किस तरह से यूज़ होता है। एज अ सेंटेंस एंडर, सबसे पहले इसका यूज़ जो है वो क्या है, ये सेंटेंस एंडर के तौर पर यूज़ होता है। एज अ सेंटेंस एंडर, सेंटेंस को एंड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जेन एंड जैक वेंट टू द मार्केट, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप डाला। जेन एंड जैक वेंट टू द मार्केट, जेन और जैक मार्केट गए। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है, कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पीरियड या फुल स्टॉप डाल दिया है। उसके बाद है आफ्टर एन एब्रीविएशन। आफ्टर एन एब्रीविएशन, हरसन, जॉन, जोन्स, जूनियर। अब यहाँ पे जूनियर के बाद हमने जे आर, जूनियर को हम एब्रीविएट करके क्या से लिख देते हैं, जे आर लिख देते हैं। एब्रीविएट करके हमने क्या लिखा, जे आर लिखा, तो हमने इसके बाद फुल स्टॉप डाला। तो जो भी हम जूनियर को एब्रीविएट करके जे आर की सूरत में लिखेंगे तो हम फुल स्टॉप डालेंगे। जब हम मिस्टर को एम आर करते हैं, एम आर को हम एब्रीविएशन है एक मिस्टर की, एम आर डालते हैं तो एम कैपिटल डालेंगे और आर स्मॉल होगा और उसके बाद फुल स्टॉप होगा। मिस्टर हर सन जॉन जोन्स जूनियर वॉज बोर्न ऑन दिसंबर। अब हमने यहाँ पे जब दिसंबर डाला, या तो हम आप यहाँ पर दिसंबर पूरा लिखें तब हम फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, लेकिन जब हमने दिसंबर DEC लिखा सिर्फ, तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप डाला। क्या करने के लिए, एब्रीविएट कर दिया हमने दिसंबर को। 6/2008 फुल स्टॉप। ये एंड करने वाला सेंटेंस एंटर के तौर पे फुल स्टॉप आया है, और यहाँ पर एब्रीविएशन के तौर पर फुल स्टॉप आया है। यूज अ क्वेश्चन मार्क, हम जो हैं वो क्वेश्चन मार्क कहाँ पर डालते हैं, हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन को इंडिकेट करने के लिए। वन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जब हम किसी सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने उस सेंटेंस में सवाल पूछा है। या अगर हम सवाल पूछते हैं तो जब हम सवाल, किसी भी सेंटेंस में अगर हम कोई सवाल पूछेंगे तो हम एंड पर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे कि है व्हेन डिड जेन लीव फॉर द मार्केट, जेन मार्केट के लिए कब निकला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, यानी कि सेंटेंस के एंडिंग के तौर पर हम कौन कौन से 3 पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो है वो कब यूज होता है, इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस अ सडन आउटक्राई और एड एम्फेसिस। एक्सक्लेमेशन पॉइंट तब यूज होता है जब हम सडन आउटक्राई का मतलब किसी अचानक से पैशन को जाहिर करने के लिए यूज होता है, और एड एम्फेसिस या फिर एम्फेसिस देने के लिए या किसी बात पर जोर देने के लिए भी एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज होता है। जैसे कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट कैसे हो सकता है, जैसे कि हम कहें हुर्रा, इसके बाद हुर्रा के बाद हम क्या डालेंगे, एक्सक्लेमेशन पॉइंट डालेंगे। हुर्रा, एक्सक्लेमेशन पॉइंट हम इसमें डाल देंगे ऐसे, ठीक है। वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। अब हम इसमें क्या कर दिया, जब हमने यहाँ पे हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क डाला तो इसका मतलब है कि हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट कब होता है, जब हम सडन आउटक्राई, जब हम किसी खुशी का, गमी का या अचानक से आ जाने वाली किसी फीलिंग का जिक्र करते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, या फिर हम एम्फेसिस के लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं। विद इन डायलॉग के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे, होली काउ स्क्रीम्ड जेन। डायलॉग के लिए होली काउ स्क्रीम्ड जेन, होली काउ वो करी, स्क्रीम जेन, स्क्रीम ने
कहा। स्क्रीम ने स्क्रीम जेन जो है वो चीखा, उसने स्क्रीम किया। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। जेन ने कहा या जेन चीखा। टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, माई मदर इन लॉज रेंट्स मेक मी फ्यूरियस। किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए जो मेरी मदर इन लॉज के रेंट्स हैं वो मुझे क्या कर देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉमा, सेमीकोलन एंड कॉलन। Comma, semicolon and colon are often misused because they all can indicate a pass in a series. सेमीकोलन, कॉमा, सेमीकोलन या कॉलन जो हैं वो अक्सर औकात ही उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये तीनों ही किसी पास को शो करने के लिए, किसी पास को बताने के लिए। पास का मतलब क्या है, ठहर जाना, रुक जाना। किसी भी बात करते वक्त या किसी भी चीज़ के रुक जाने को या ठहर जाने को बताते हैं। The comma is used to show a separation of ideas or elements within the structure of a sentence. कॉमा इस्तेमाल होता है किसी भी सेपरेशन को दिखाने के लिए, आइडियाज़ या एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, उसको उनमें एक तरह से फ़र्क डालने के लिए या उनको अलग-अलग करने के लिए कॉमा यूज़ होता है विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। एडिशनली इट इज़ यूज्ड इन नंबर्स, डेट्स एंड लेटर राइटिंग आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग। अक्सर औकात ये नंबर्स, डेट्स और लेटर राइटिंग में सैल्यूटेशन और क्लोजिंग के बाद यूज़ होता है। के जैसे कि डेट में हम कॉमा डालते हैं, जब हम दिसंबर लिखते हैं तो हम दिसंबर कंप्लीट लिख के जब हम डेट डालेंगे तो हम उसके बाद कॉमा डालेंगे, और जब हम ईयर डालेंगे तो हम उसमें फुल स्टॉप डालेंगे। कॉमा के कई बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन में या लेटर राइटिंग में सैल्यूटेशन के लिए और किसी भी कंसेप्ट को क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। डायरेक्ट एड्रेस के लिए भी कॉमा यूज होता है। थैंक फॉर ऑल योर हेल्प, कॉमा जॉन। थैंक फॉर ऑल योर हेल्प जॉन। जब हमने जॉन को एड्रेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प, आपकी मदद का शुक्रिया, कॉमा, और फिर उसके बाद हम जॉन डाल देंगे। सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेस, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें जो कि मजमूआ है दो कंप्लीट सेंटेंसेस का या क्लॉजेस का, तो हम दो कंप्लीट सेंटेंसेस का एक सेंटेंस मजमूआ है, तो उन दो कंप्लीट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम इसमें कॉमा डालेंगे। वी वेंट टू द मूवीज़ एंड देन वी वेंट आउट टू लंच। हम पहले मूवीज़ देखने गए और फिर हम लंच करने के लिए बाहर चले गए। इसमें हमने मूवीज़ के बाद कॉमा डाला है, जिसका मतलब यह है कि हमने इस सेंटेंस को वी वेंट टू द मूवीज़, जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, एंड देन वी वेंट आउट टू लंच, और ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है। उसके बाद है सेपरेटिंग लिस्ट्स आर एलिमेंट्स विद इन सेंटेंसेस। तो डिफरेंट किस्म के लिस्ट्स को, एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज़ होता है। Susie wanted the black, green and blue dress. Susie wanted the black, green and blue dress. अब ब्लैक के बाद कॉमा आ गया, ग्रीन के बाद कॉमा आ गया, एंड ब्लू ड्रेस आ गया। तो इसमें हमने डिफरेंट लिस्ट, अब उसने सूजी कौन कौन सी ड्रेसेस चाहती थी, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू। अब इसमें 3 कलर के वो ड्रेस चाहती थी, मीन्स टू से 3 डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस वो चाहती थी। अगर हम इसमें कॉमा नहीं डालते तो इसका मतलब हो जाता है कि वो एक ही ड्रेस चाहती है जिसमें ब्लैक, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर मौजूद हों। Whether to add a final comma before the conjunction is in a list is a matter of debate. This final comma, known as an Oxford or serial comma, is useful in a complex series of elements or phrases, but is often considered unnecessary in a simple series, such as in the example above. It usually comes down to a style choice by the writer.
वो कहता है कि वेदर टू ऐड अ फाइनल कॉमा बिफोर द कंजक्शन, कंजक्शन के बाद हमने फाइनल कॉमा लगाना है या नहीं लगाना, ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। ये भी एक है कि हमने यहाँ पे ग्रीन एंड हमने लगा दिया, तो ब्लू के बाद हमने कॉमा क्यों नहीं लगाया, या हमने एंड क्यों लगाया, और यहाँ पर हमने कॉमा क्यों लगाया। तो हम यहाँ पे अक्सर तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे कॉमा नहीं लगना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 ड्रेसेस का कहा गया इसलिए यहाँ पर कॉमा लगाना लाजमी है। अगर हम ग्रीन के बाद कॉमा नहीं लगाते, ग्रीन एंड ब्लू कर देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो 2 ड्रेसेस जाती है, एक ब्लैक और दूसरा ग्रीन एंड ब्लू। और जब हम यहाँ पे ग्रीन के बाद कॉमा लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो 3 ड्रेसेस जाती है, ब्लैक, एक का कलर ब्लैक हो, दूसरे का कलर ग्रीन हो और तीसरे का कलर ब्लू हो। और अगर हम ग्रीन के बाद कॉमा नहीं लगाते तो इसका मतलब हो जाता है कि वो ब्लैक, 2 ड्रेसेस जाती है, ब्लैक और दूसरा जो हो वो ग्रीन और ब्लू हो। दिस फाइनल कॉमा नोन एज एन ऑक्सफोर्ड और सीरियल कॉमा, इसको फाइनल कॉमा को हम ऑक्सफोर्ड या सीरियल कॉमा कहते हैं। इज यूजफुल इन अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एलिमेंट्स और फ्रेजेस बट इज ऑफन कंसिडर्ड अननेसेसरी इन अ simple series such as in the example above. It usually comes down to a style choice by the writer. ये एक चॉइस भी है राइटर के पास कि वो किस तरह से किस कंसेप्ट को किस तरह से पेश करना चाहता है, क्योंकि जब हमारा कॉमा आएगा या नहीं आएगा तो कॉमा के लगने या लगने से कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। जिस तरह कि मैंने आपको इधर बताया कि यहाँ पे 3 ड्रेसेस, कॉमा ब्लैक और ग्रीन के बाद भी कॉमा लगा है तो 3 ड्रेसेस हो गए। अगर ग्रीन के बाद क्या कॉमा ना लगेगा, ना लगाएं, तो हम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा मतलब होगा कि वो 2 ड्रेसेस जाती है, एक ब्लैक और दूसरा ग्रीन एंड ब्लू। द सेमी कॉलन, सेमी कॉलन जो है एक डॉट डाल के उसके नीचे कॉमा लगा दिया जाता है, इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। इज यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। एक सेंटेंस है जो कि 2 क्लासेस पर मुश्तमिल है, एक दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस से मुराद ये है कि दो सेंटेंसेस या 2 क्लासेस हैं जो कि दोनों ही अपना मफहूम देती हैं, दोनों ही अपना मुकम्मल मफहूम देती हैं, क्लासेस हैं और उस सेंटेंस में मौजूद हैं। तो ये इसमें हम उनको सेपरेट करने के लिए हम सेमी कॉलन लगाते हैं। इट शोज अ क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस देन अ पीरियड वुड शो। ये क्या करता है, कहते हैं कि अगर हम पीरियड लगा देंगे या फुल स्टॉप लगा देंगे तो वो 2 अलग अलग सेंटेंसेस हो जाएंगे, वो हमारे क्लॉजेस के दरमियान जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब हम सेमी कॉलन लगाते हैं तो ये क्लोजर रिलेशनशिप दिखाता है उन 2 क्लॉजेस के दरमियान, जो कि लेकिन एक पीरियड जो है, एक फुल स्टॉप जो है वो नहीं दिखाएगा। जॉन वॉज हर्ट सेमी कॉलन He knew she only said it to upset him. अब यहाँ पे जॉन वाज हर्ट, जॉन बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ या उसका दिल दुखा। अब अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाते और हम जो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको ख़त्म भी कर देते हैं तो ये वाली हमारी मुकम्मल तौर पर एक कंसेप्ट देने वाली क्लॉज है। He knew she only said it to upset him. वो जानता था कि उसने ये बात उसको अपसेट करने के लिए कही है। तो यहाँ पर ये फिक्रा भी मुकम्मल है अपने आप में और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह ये जॉन वाज हर्ट, जॉन जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ या उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और इसमें को भी हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो इन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया है। अब एक जो कॉलन होता है, ये 2 डॉट ऊपर नीचे जो 2 डॉट होते हैं इसको हम कॉलन कहते हैं। जो कॉलन होता है उसके 3 मेन यूजेस होते हैं। कॉलन के 3 मेन यूजेस होते हैं। द फर्स्ट इज आफ्टर अ वर्ड इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन, एन एक्सप्लेनेशन, एन एग्जाम्पल और अ सीरीज। फर्स्ट यूज जो है वो क्या है, एक ऐसे वर्ड के बाद लगाना जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा हो किसी भी कोटेशन को, किसी भी एक्सप्लेनेशन को, किसी भी एग्जाम्पल को या फिर किसी सीरीज को। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट यूज इसका क्या हो गया कि यहाँ पर एक वर्ड लगा और वर्ड के बाद हमने कॉलन लगा दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वर्ड किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है या उसको आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है उसी वर्ड, या फिर कोई उसी वर्ड के हवाले से कोई एग्जाम्पल आ रही है, या फिर वो वर्ड उस वर्ड के आगे
कोई मल्टीपल सीरीज आ रही हैं। ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे आप एग्जाम्पल दी हुई है कि वो ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स। अब वो 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने की प्लानिंग कर रहा था, कॉलन लगा दिया और इसके बाद एक सीरीज दी हुई है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स? पॉलिटिक्स यानी कि लिस्ट दी हुई है, एक समझ कह लें आप कि फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये एक पूरी क्या बन गई? सीरीज बन गई कि ये जो है कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स, वो ये 4 सब्जेक्ट्स बयान करना को स्टडी करने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। अब दूसरा जो है दूसरा यूज जो है उसका क्या है? द सेकंड इज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस। और दूसरा यूज कब है? इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान। व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, जब सेकंड पहली वाले को एक्सप्लेन कर रही हो, यानी कि एक चीज, एक क्लास हमने लिखी वो इंडिपेंडेंट क्लास है, उसके बाद हम सेमी कॉलन डालते हैं और उसके बाद दूसरी क्लास लिखते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि जो दूसरे नंबर पर है सेमी कॉलन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है वो सेमी कॉलन से पहले वाली इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही है। द सेकंड इज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन्स द फर्स्ट सिमिलर टू अ सेमी कॉलन, और ये बिल्कुल एक सेमी कॉलन की तरह बन जाता है। लेकिन सेमी कॉलन में फर्स्ट वाली सेकंड वाली फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन नहीं कर रही होती, लेकिन यहाँ पर क्या शर्त आ जाती है कि सेकंड वाली को फर्स्ट वाली के बारे में लाजमी है कि एक्सप्लेन करे। आई डिड नॉट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, मेरे पास ड्रेस चेंज करने का टाइम नहीं था, मेरे पास जो है अपने ड्रेसिंग चेंज करने का टाइम नहीं था। आई वॉज ऑलरेडी लेट, क्यों? क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेकंड वाली किसको कर रही है? क्यों टाइम नहीं था, उसने ड्रेस क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि वो पहले ही लेट हो रहा था, उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि वो पहले ही लेट हो रहा था। द थर्ड यूज ऑफ अ कॉलन इज फॉर एम्फेसिस, और जो तीसरा यूज है कॉलन का वो एम्फेसिस के लिए है। देयर वॉज वन थिंग शी लव्ड मोर देन एनी अदर, हर डॉग। यहाँ पर क्या है? थर्ड यूज देख लें आप। थर्ड यूज जो है वो क्या आ जाता है? वो ये थर्ड यूज है। थर्ड यूज ऑफ अ कॉलन इज फॉर एम्फेसिस, वो एम्फेसिस के लिए, उसको किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए या किसी भी चीज़ पर जोर देने के लिए। देयर वॉज वन थिंग शी लव्ड मोर देन एनी अदर, वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसको वो हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करती थी या मोहब्बत करती थी। वो क्या था? कॉलन डाला, 2 डॉट्स डाले ऊपर नीचे और फिर हर डॉग, वो क्या चीज़ थी? वो उसका डॉग था। वन थिंग, वो वन थिंग क्या चीज़ थी? वो उसका डॉग था। तो यहाँ पर हम दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट यूज जो है उसमें क्या है? द फर्स्ट इज आफ्टर अ वर्ड इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन। जो फर्स्ट यूज है कॉलन के 3 मेन यूजेस हैं, जिसमें फर्स्ट यूज क्या है? वो ये है कि वो किसी कोटेशन को, जो वर्ड दिया गया है उसके बाद अगर कॉलन लगाया जाए तो उसका मतलब ये है कि वर्ड के आगे, उस कॉलन के आगे जो भी चीज़ आ रही है उस वर्ड की या तो कोटेशन है या एक्सप्लेनेशन है या कोई एग्जाम्पल है या फिर कोई सीरीज है। ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, फिलासफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सेकेंड यूज जो है वो कहाँ पर हो जाता है? सेकेंड यूज हो जाता है इज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस व्हेन द सेकेंड एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, सिमिलर टू अ सेमीकोलन। आई डोंट हैव टाइम टू गेट चेंज, आई वॉज ऑलरेडी, आई डोंट हैव टाइम टू गेट चेंज, आई वॉज ऑलरेडी लेट। और थर्ड यूज जो है वो क्या है? एम्फेसिस के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं अ कॉलन हैज आल्सो हैज नॉन ग्रामेटिकल यूजेस इन टाइम। कॉलन जो है नॉन ग्रामेटिकल यूजेस भी बहुत सी जगहों पर रखता है। रेशो, बिजनेस, कोरस्पोंडेंस एंड रेफरेंसेस। ठीक है, ग्रामेटिकल यूजेस कहाँ पर? टाइम के बाद, रेशो में, बिजनेस कोरस्पोंडेंस में और रेफरेंसेस में। इसका नॉन ग्रामेटिकल यूज भी होता है। डैश एंड द हाइफन, डैश एंड द
हाइफन। अब इसमें जो है एक डैश है और एक हाइफन है। टू अदर कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर द डैश एंड हाइफन। दो दूसरे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो डैश हैं और हाइफन है। These marks are often confused with each other due to their appearance, but they are very different. अगर चाहे उनके appearance एक जैसी है, कुछ एक थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है, तो जो डैश है या हाइफन है उसमें कंफ्यूज तो होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट है। अ डैश इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट्स। एक डैश जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो वर्ड्स को स्टेटमेंट्स में सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ डैशेस, एन डैश एंड एम डैश। डैश किस लिए किया जाता है, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए इनटू स्टेटमेंट्स। किसी भी स्टेटमेंट में वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए डैश यूज़ किया जाता है। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ डैशेस, एन डैश एंड एम डैश। एन डैश, एन डैश क्या है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज हाइफन। ये जितना हाइफन होता है उससे 2 गुना ज़्यादा लॉन्ग होता है, ये लंबा होता है। द एन डैश इज अ सिंबल। एन डैश जो है वो एक सिंबल है दैट इज यूज इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू इंडिकेट अ रेंज, जो कि प्रिंटिंग में या राइटिंग में डाला जाता है। तो क्या करने के लिए, क्या चीज़ इंडिकेट करने के लिए, एक रेंज को, कनेक्शंस को या डिफरेंशिएशंस को इंडिकेट करने के लिए डाला जाता है। एन डैश एक थोड़ा सा लंबा, हाइफन से थोड़ा सा लंबा डैश होता है जो कि किसी भी रेंज को, कनेक्शन को या डिफरेंशिएशंस को इंडिकेट करने के लिए डाला जाता है। सच एज 1880 टू 1945। अब 1880 टू 1945 के दरमियान जो डैश डला हुआ है या एन डैश डला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो एक रेंज बता रहा है। 1880 से लेकर 1945 तक पूरी एक रेंज, टोटल कितने जो है वो 45 प्लस 20 65 ईयर्स का एक लाइफ स्पैन या एक रेंज बता रहा है ये 1880 टू 1945। और प्रिंसटन न्यूयॉर्क ट्रेन, या फिर प्रिंसटन न्यूयॉर्क ट्रेन का मतलब क्या है, वो ट्रेन जो प्रिंसटन से चलती हैं और न्यूयॉर्क जाती हैं, प्रिंसटन से चलती हैं और न्यूयॉर्क पहुंचती हैं, यानी कि यहाँ से प्रिंसटन से न्यूयॉर्क तक ही उनका रूट है, यूं कह लें। एम डैश लॉन्गर देन द एन डैश, ये क्या होती है, ये एन डैश से भी लॉन्गर होता है। द एम डैश कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ कॉमा। एम डैश है वो एक कॉमा के जगह पर भी डाला जा सकता है। पैरेंथेसिस और कॉलोन, पैरेंथेसिस जो हम जिन्हें हम ब्रैकेट्स कहते हैं वो पैरेंथेसिस होती हैं, पैरेंथेसिस की जगह आर कॉलोन या फिर कॉलोन की जगह पर भी डाला जाता है। टू एनहांस रीडेबिलिटी, टू एम्फेसाइज द कंक्लूजन ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के कंक्लूजन को एम्फेसाइज करने के लिए या उसके इख्तिताम पर जोर देने के लिए इस लंबे डैश को या इस एम डैश को डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव हिम हर आंसर, उसने उसको अपना आंसर दिया, अपना जवाब दिया, नो नहीं। देखिए अब इसमें एम डैश भी आ गया और नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया। वेदर यू पुट्स, दोनों चीज़ें आ गई कि दोनों ही एम्फेसाइज करने के लिए लगाई जा रही हैं। वेदर यू पुट स्पेसेस अराउंड द एम डैश और नॉट इज़ अ स्टाइल चॉइस। आप एम डैश डालते हैं या नहीं डालते, ये आपके स्टाइल की चॉइस है, यानी कि आप ये इट्स अप टू यू, आपके कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, किस स्टाइल में आप इस तरह आप जो है वो राइटिंग करना चाहते हैं। जस्ट बी कंसिस्टेंट, लेकिन इस मामले में आपको क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आपको इन बातों का पता भी हो और आप उसको अच्छे तरीके से समझ के और उस कंसिस्टेंसी के साथ, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करें। अ हाइफन इज़ यूज्ड, पहले अब हमने डैश का देखा है और अब हम क्या देखते हैं, हाइफन। हाइफन क्या है, ये कैसे, किस तरीके से यूज होता है। अ हाइफन इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर इनटू अ कंपाउंड टर्म एंड इज नॉट सेपरेटेड बाय स्पेसेस। कहते हैं कि एक हाइफन जो है वो
दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को इकट्ठे एक कंपाउंड टर्म में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है एंड इज़ नॉट सेपरेटेड बाय स्पेसेस, और इसको हम स्पेसेस नहीं देते। जब हम हाइफन यूज़ करते हैं तो हम स्पेस नहीं देते। फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम के दरमियान जो हाइफन आएगा तो हम पार्ट की जब लिखेंगे तो इसमें स्पेस नहीं देंगे, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद हम टाइम लिख देंगे। बैक टू बैक में दो जगह पे हाइफन आ रहा है, इसमें भी हम स्पेस नहीं देंगे। वेल नोन, यानी कि वेल और नोन दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक नया वर्ड या एक कंपाउंड वर्ड बना दिया गया या एक कंपाउंड टर्म बना दी गई। क्या है? अ हाइफन इज यूज्ड to join two or more words together into a compound term and is not separated by spaces. For example, part-time, back-to-back, well-known. इसके बाद है हमारे पास ब्रैकेट्स, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स क्या हैं? ब्रैकेट्स, ब्रेसेस और पैरेंथेसिस जो हैं वो सिंबल्स हैं यूज टू कंटेन वर्ड्स दैट आर अ फर्दर एक्सप्लेनेशन आर कंसिडर्ड अ ग्रुप। हम उनको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और ब्रैकेट्स जो हैं ये जिसे हम कहते हैं छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, तो ये वही हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम अपनी फर्दर एक्सप्लेनेशन को, जो कोई ख़ास वर्ड्स हैं जो अपनी बात है या जो जिनको हम ग्रुप समझते हैं उनको रखने के लिए यूज़ किया जाते हैं। ब्रैकेट्स आर द स्क्वेयर्ड ऑफ नोटेशंस। ये क्या है? ये स्क्वेयर्ड ऑफ, जैसे हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, वो असल में क्या है? ब्रैकेट्स हैं। यूज्ड फॉर टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस, उनको हम टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस देने के लिए यूज़ करते हैं। और टू क्लैरिफाई मीनिंग, या फिर मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए या अपने मायने को सही तरीके से बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। If you remove the information in the bracket, the sentence will still make sense. अगर आप उस इंफॉर्मेशन को जो कि आपने ब्रैकेट्स में दी हुई हैं उसको रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस उसी तरह से सेंस देगा। ही, मिस्टर जॉन्स, was the last person seen at the house. He was the last person seen at the house. तो हम यहाँ पे मिस्टर जॉन्स को अगर हटा भी दें तो हमारा जो है फिक्रे का सेंस कंप्लीट रहेगा। Braces are used to contain two or more lines of text or listed items to show that they are considered as a unit. हम जो ब्रेसेस, ये जो हम दरमियानी ब्रैकेट है, उन्हें हम दो या दो से ज़्यादा लाइनें टेक्स्ट की या लिस्टेड टर्म्स की कंटेन करने के लिए, उनको रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू शो दैट दे आर कंसिडर्ड एज अ यूनिट, ये बताने के लिए कि वो क्या है? एक यूनिट है। दे आर नॉट कॉमन प्लेस इन मोस्ट राइटिंग, वो ज़्यादातर राइटिंग में कॉमन प्लेस नहीं है, बट कैन बी सीन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू शो व्हाट शुड बी कंटेन्ड विद इन द सेम लाइन्स। लेकिन हम जो है वो उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम उसको देख सकते हैं। टू शो व्हाट शुड बी कंटेन्ड विद इन द सेम लाइन्स, ये दिखाने के लिए कि एक ही लाइन में क्या क्या चीज़ें कंटेन की जा सकती हैं। दे कैन आल्सो बी यूज इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू छोटी दरमियानी ब्रैकेट 1 प्लस बड़ी ब्रैकेट 23 माइनस 3 बड़ी ब्रैकेट एंड ब्रेसेस इज इक्वल टू x। पैरेंथेसिस, जिसे हम ब्रैकेट्स कहते हैं, जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है जिसे हम आम रूटीन में ब्रैकेट कहते हैं, वो हमारे क्या हैं? पैरेंथेसिस हैं। पैरेंथेसिस आर कर्व्ड नोटेशन यूज्ड टू कंटेन फर्दर थॉट्स और क्वालिफाइंग रिमार्क्स, वो हमारी थॉट्स या क्वालिफाइंग रिमार्क्स या कोई भी एक्सप्लेनेशन रखने के लिए यूज़ की जाती हैं। हाउएवर पैरेंथेसिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉमास विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इन मोस्ट केसेस। अगरचा इनको हम कॉमास यूज़ करके भी जो है इनकी जगह पे अगर हम कॉमास यूज़ करें तो तब भी सेंस या मीनिंग में तब्दीली नहीं आती। जॉन एंड जेन हु वर एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड सिस्टर बोथ हैव रेड हेयर। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा दें, जॉन एंड जेन हु वर एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे कॉमा लगा दें, बोथ हैव रेड हेयर, तो ये कॉमा भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट्स भी हमने लगा दी हैं। Apostrophe, quotation marks and ellipses. The final three punctuation formed in English grammar are the apostrophe, quotation mark and ellipsis.
Unlikely previously mentioned grammatical marks, they are not related to one another in any form. लेकिन ये जैसे कि पहले हमने तीन तीन या दो दो बयान किए जो कि एक दूसरे से रिलेटेड थे, लेकिन ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. Apostrophe is used to indicate the omission of a letter or letters from a word. The possessive case are the plurals of lower case letters. Examples of the apostrophe in use include, सबसे पहले हम ओमिशन ऑफ लेटर्स के लिए आई हैड, आई वुड के लिए हम जो है सिर्फ आई कॉमा डाल के डी लगा देते हैं तो वो आई वुड बन जाएगा. एमिशन ऑफ लेटर्स कर देते हैं, ठीक है. या फिर प्लूरल्स ऑफ लोअर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स के प्लूरल्स को शो करने के लिए भी हम एपिस्ट्रॉफी या कॉमा लगा देते हैं. ये इस जगह पे ऊपर वाली जगह पे कॉमा लगता है उसको हम एपिस्ट्रॉफी कहते हैं. ओमिशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, आई हैव सीन. अब यहाँ पे हैव का हम एच ए हटा के कॉमा लगा दिया तो हमारा क्या बन गया, सेंस हमें तब भी समझ आ गई कि यहाँ पे आई हैव लिखा हुआ है. आई हैव सीन दैट मूवी सेवरल आई हैव सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स. मैंने ये मूवी कई दफ़ा देखी है. शी वॉज नॉट द ओनली वन हु न्यू द आंसर. शी वॉज नॉट, तो अब यहाँ पे वाजंट हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये असल में क्या है, वाज नॉट है. तो हमने ओमिशन ऑफ लेटर कर दिया, यहाँ पे लेटर को निकाल दिया. लेटर को हम कह रहे हैं कि खा गए, ठीक है, या उसको ओमिट कर दिया या उसको निकाल दिया. पोजेसिव केस, साराज डॉग. पोजेसिव केस ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पोजेसिव केस में ये एपिस्ट्रॉफी लगता है और साथ एस लगता है. तो ये एपिस्ट्रॉफी कॉमा एपिस्ट्रॉफी है और साथ ये एस है. तो पोजेसिव केस में भी हम एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं. साराज डॉग बिट द नेबर. सारा के कुत्ते ने पड़ोसी को काट लिया. प्लूरल फॉर लोअर केस लेटर्स, 6 people were told to mind their p's and q's. अब यहाँ पर p's and q's हम यहाँ पर जो है कॉमा लगाते हैं और जब हमने 6 people के लिए यूज़ किया है. It should be noted that according to Purdue University, some teachers and editors enlarge the scope of the use of apostrophe and prefer their use on symbols, numbers and capitalized letters, even though they are not necessary. कुछ Purdue यूनिवर्सिटी के टीचर्स और एडिटर्स ऐसे भी हैं जो कि एपिस्ट्रॉफी के ज़रिए एनलार्ज उन्होंने कर दिया है पूरे स्कोप को, क्योंकि वो नंबर्स के साथ और सिंबल के साथ भी एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं. कोटेशन मार्क्स आपको पता ही है कि ये इन्वर्टेड कॉमास जिसे हम कहते हैं, आर अ पेयर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स यूज प्राइमरीली टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पैसेज attributed to another and repeated word for word. They are also used to indicate meanings and to indicate the unusual or dubious status of a word. Don't go outside. यहाँ पर बात की जा रही है तो उसकी बात को जो है वो बताने के लिए हमने क्या कर दिया है, पंक्चुएशन कोटेशन मार्क्स लगा दिए हैं. सिंगल कोटेशन मार्क आर यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर कोट्स विद इन कोट्स. कोट्स देने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क्स भी यूज़ किए जाते हैं. वहाँ पे डबल थे तो यहाँ पे सिंगल है. मैरी टोल्ड द टीचर आई सॉ मार्क एट द प्ले ग्राउंड एंड ही सेड टू मी बिल स्टार्टेड द फाइट एंड आई बिलीव्ड हिम. अब उसने ये बिल स्टार्टेड द फाइट ये वो कह रहा है मुझसे, तो ये कोट्स विद इन कोट्स के लिए यूज़ हुआ. यानी कि ये भी एक कोटेशन है. जो मेन कोटेशन है वो इन पंक्चुएशन कोटेशन मार्क से हो रही है और इसमें कोटेशन के अंदर जो कोटेशन डाली हुई है वो हमने सिंगल कोटेशन मार्क से शो की हुई है. द एलिप्सिस इज मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय 3 periods. एलिप्सिस का मतलब है जिसमें हम 3 पीरियड 3 फुल स्टॉप एक डाल देते हैं. although it is occasionally demonstrated with the 3 asterisks. अगरचा ये कभी कभी 3 asterisk के जरिए भी बता दिया जाता है. द ellipsis is used in writing or printing to indicate an omission, especially of letters or words. ellipsis जो है वो omission of letters या words को शो करता है. ellipses are frequently used within quotations to jump from one phase to another, omitting unnecessary words that do not interfere with the meaning. Students writing research papers or newspapers quoting parts of speech will often employ ellipses to avoid copying lengthy text that is not needed. हाँ जी, अब आपने जो है क्या करना है कि अगर आपने एक पैराग्राफ
देना है या आपने कोई रेफरेंस देना है एक पैराग्राफ का, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद एलिप्सिस डिफरेंट जो है वो फुल स्टॉप, 3 फुल स्टॉप दे देंगे, और उसके बाद आप उस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस लिख देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ को शो कर रहे हैं। अब हमारे पास हम आ जाता है एलिप्सिस किस लिए है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स के लिए। शी बिगेन टू काउंट 1 2 3 4 अंटिल शी गॉट टू 10 देन वेंट टू फाइंड हिम। उसने जो है अब 10 तक गिनती गिननी थी, तो 1 2 3 4 कहा जाएगा, और उसके बाद 3 एलिप्सिस या 3 फुल स्टॉप डाल दिए जाएंगे, और अंटिल शी गॉट टू 10, ये यानी कि वो यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि उसने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग की। ठीक है, इसलिए इसको हम जो है, इनको हम मिशन ऑफ वर्ड्स के लिए भी एलिप्सिस को यूज किया जाता है। विद इन अ कोटेशन, व्हेन न्यूटन स्टेटेड, जब न्यूटन ने ये बात कही, an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion, he developed the law of motion। तो यहाँ पर एलिप्सिस बताए हैं कि किसी भी कोटेशन में हम एलिप्सिस दे सकते हैं, उसको बयान करने के लिए, उस कोटेशन को बयान करने के लिए, और उस कोटेशन को ये बताने के लिए कि ये सारी कोटेशन, अब हमने पूरी कोटेशन नहीं दी, लेकिन हमने जब एलिप्सिस दे के ये बता दिया कि ये जारी है, और फुल कोटेशन आप देख सकते हैं। ही डेवलप्ड द लॉ ऑफ मोशन, इस तरह उसने लॉ ऑफ मोशन को डेवलप कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था रूल्स पे या पंक्चुएशन पे या पंक्चुएशन मार्क्स पे। तो आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे हमने एक्सरसाइजेस भी करनी है। आपके पेपर में इस तरीके से आएगा कि आपको एक्सरसाइजेस दी हुई होंगी और आपने उसमें पंक्चुएशन लगानी होगी। तो इसलिए अगर आप इनको, इन तमाम जो 14 पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देखें, किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ लगनी है, और फिर उस तरह से हम जब हम इनको समझ लेंगे अच्छे तरीके से, तो हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आप सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, और जहाँ से समझ नहीं आती मुझसे पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।